हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले क्वेश्चन, भैया इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स 4th सेमेस्टर हमारे लिए एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। क्या उसका थ्योरी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? मैं बोलता हूँ पढ़ लो ना यार, क्या दिक्कत है, क्या फ़ायदा है थ्योरी पढ़ने से? लेट मी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। सेकंड, आपके फर्दर फ्यूचर के लिए बेनिफिट है। आप जब तक थ्योरीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स में आप फंसोगे, ठीक है। और कुछ ज़्यादा चैप्टर भी नहीं, आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है, चैप्टर 2 बेसिक कंसेप्ट एंड डेफिनेशन है, चैप्टर 3 एग्जाम्प्ट इनकम है, चैप्टर 4 हमारा रेट ऑफ टैक्सेशन है, चैप्टर 5 रेसिडेंशियल स्टेटस है, चैप्टर 6 एग्रीकल्चर इनकम है। आप बस मेरे साथ कुछ घंटे बने रहो इस YouTube वीडियो पे, आपका ईच एंड एवरी और इन्हीं 1 या 2 घंटे के वीडियो, जितना घंटा का मेरा रिकॉर्डिंग सेशन होगा, आप बस उस रिकॉर्डिंग सेशन को देख के जाओ। मेक श्योर कि आप अटेंटिवनेस के साथ इस वीडियो को देखो, आपका सारा डाउट, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में जो थ्योरी छोड़ के आते हो डिस्क्रिप्टिव आंसर, उसको भी आप अटेम्प्ट करके आ पाओगे, ठीक है। मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, बीच में स्किप ना करें। एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ हम आपको स्क्रीन पे दिखाते रहेंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, बच्चे अभी भी इस वीडियो को स्किप करेंगे और अभी भी इस वीडियो को नहीं देखेंगे। सर आपको सिर्फ मार्क्स लाना है या आपको फर्दर फ्यूचर में जॉब करना है या आपको अपना फर्दर बिजनेस में स्टेब्लिशमेंट करना है? बेसिक नॉलेज अबाउट टैक्सेशन होना ज़रूरी है कि नहीं? मैंने सैलरी पढ़ लिया भैया, मैंने पीजीपी पढ़ लिया भैया, मैंने कैपिटल गेन पढ़ लिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, इट्स ओके, बट उसके बावजूद भी आपको जानना ज़रूरी है कि टैक्स आखिर है क्या, टैक्स से हम लोग को क्या बेनिफिट है, टैक्स हम लोग क्यों पे करते हैं, टैक्स का कंसेप्ट इंडिया में स्पेशली कैसे डिज़ाइन हुआ। जब तक हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग फिर आगे बात कैसे कर पाएंगे, आगे चीज़ों को कैसे समझेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम टीचर इस थ्योरी और पोर्शन को और सीधे प्रैक्टिकल इनकम फ्रॉम सैलरी से स्टार्ट करते हैं। क्या ज़रूरत है? इट टेक ओनली 2 आवर टू कंप्लीट द होल थ्योरी। और इतना जो थ्योरी मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, यह थ्योरी सफिशिएंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और ना ही सिर्फ एग्जामिनेशन, ये आपके फर्दर फ्यूचर में भी आपको बहुत मदद करेगा। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप प्लीज़ 2 घंटा निकालो और इस वीडियो को देखो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। और आज मैं जो बेसिक कंसेप्ट बताने वाला हूँ, अपने उन रिलेटिव, अपने उन फ्रेंड्स को भी करो जो बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनको थोड़ा कंसेप्ट मिले, क्लैरिटी मिले, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं अब बिना लेट किए और बहुत फोकस के संग। वो है हमारा इंट्रोडक्शन के संग। किसके संग? हमारा सबसे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। सबसे पहले तो बात एक बार मैं बताना चाहूँगा, जो ये टर्म है टैक्स, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही है, बट ये ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि पूरा बेस्ड ऑन लॉ है। क्या है? पूरा का पूरा लॉ पे बेस्ड है। तो हम लोग को ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो टर्म है टैक्स, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये जो टर्म है टैक्स, ये आया है टैक्सो, एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कंपल्सरी पेमेंट। क्या होता है? कंपल्सरी पेमेंट। इट्स दैट टाइप ऑफ पेमेंट विच मेड बाय एन इंडिविजुअल और रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्रोथ ऑफ नेशन, फॉर ग्रोथ ऑफ अस। हमारे ग्रोथ के लिए, नेशन के ग्रोथ के लिए पे करना कंपल्सरी है और ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज किया जाता है। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन से पूछा जाता है वो ये है कि भैया व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट टैक्स। पहले ये बात समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या चीज़ है, ठीक है। देखो 3 चीज़ होता है, टैक्स, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। 3 चीज़, टैक्स, इंसिडेंस, इम्पैक्ट। अगर ये तीनों का तीनों एक सेम पर्सन के ऊपर फॉल हो रहा है, एक सेम पर्सन को टारगेट कर रहा है, तब उस टैक्स को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स हैं इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, वेल्थ टैक्स,
दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट केवल और केवल एक ही इंसान को टारगेट करता है। जब टैक्स, इंसिडेंस और इम्पैक्ट तीनों एक ही इंसान पे पड़े तब हम लोग उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। भैया ये टैक्स, इंसिडेंस और इम्पैक्ट तीनों चीज़ आखिर है क्या, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसिडेंस का मतलब वो है कि आपके द्वारा किया गया वो ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी या वो इवेंट जिसके कारण से, जिसके वजह से आप टैक्स देने के लिए लायबल होते हैं। और जब भी आप टैक्स पे करेंगे, जब कभी भी आप टैक्स पे करेंगे, उसका इम्पैक्ट आपके पॉकेट पे पड़ेगा, यानी कि आपके बैंक अकाउंट, आपकी इनकम, आपके कैश बैलेंस से पड़ेगा, ठीक है। और वो टैक्स का पेमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो तीन चीज़ें, इंसिडेंस यानी कि वो इवेंट जिस इवेंट के बाद आप लायबल होते हैं कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, सबसे पहले उसको कहते हैं इंसिडेंस। वो इंसिडेंस जिस इंसान के एक्टिविटीज़ के कारण होता है उसी के इनकम वाले पैकेट पे, यानी कि उनके इनकम पे इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और थर्ड चीज़, उनको अपने जेब से वो टैक्स पे करना पड़ता है, खुद गवर्नमेंट को वो टैक्स सबमिट करते हैं। इस वजह से हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। तीन चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिमाग में बैठा लो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंसिडेंस, सेकेंड इम्पैक्ट, थर्ड पेमेंट कंप्लायंसेस। ये तीनों अगर किसी सेम पर्सन के द्वारा किया जा रहा है, डायरेक्ट उसके द्वारा किया जाता है, तभी हम लोग उसको डायरेक्ट कहते हैं। अगर ये तीनों चीज़ डिफरेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा तब हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लो कि एक पर्सन है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का इस ईयर सैलरी से इनकम हो रहा है 10 लाख रुपया। अब उसने कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी किया, इकोनॉमिकल एक्टिविटी के हेल्प से उसने इनकम जनरेट किया, और जैसे उसने इनकम जनरेट किया, ठीक है, और वो एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर सिटीजन ऑफ इंडिया है फ़िलहाल के लिए, तो उसको वो टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब उसने पहले इंसिडेंस, देन जो भी उसका इनकम होगा उसमें से टैक्स डिडक्ट होगा, इम्पैक्ट उसको देखना पड़ रहा है, और तीसरा पेमेंट भी वो खुद करेगा। एक पूरा सब्जेक्ट मैटर ई फाइलिंग जो आपके फर्दर फ्यूचर सेमेस्टर्स में आएगा कि ई फाइलिंग क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर ये तीनों चीज़ सेम पर्सन पे हो रहा है, ठीक है, मिस्टर एक्स अर्न कर रहा है, मिस्टर एक्स को ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, ठीक है, मिस्टर एक्स का ही जेब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तब हम लोग उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। सपोज करो मिस्टर एक्स ने जा करके एक बिस्किट का पैकेट खरीदा जिस बिस्किट का दाम था 5 रुपया और उसमें 1 रुपया जीएसटी इंक्लूड था। आप सब जीएसटी से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे और फ्यूचर क्लासेस में हमारे यूट्यूब चैनल पे जीएसटी का भी कंप्लीट वीडियो आएगा, तो आपको पता चल ही जाएगा। तो जब उसने जीएसटी पे किया, उसने जीएसटी पे किया दुकानदार को, अब दुकानदार जाके पे करेगा गवर्नमेंट को। इसमें कहीं से भी, ठीक है, उसका डायरेक्ट रोल गवर्नमेंट के साथ नहीं बैठ रहा है। तो टैक्स लाइबिलिटी यानी कि टैक्स का पेमेंट यहाँ पे मिस्टर एक्स के ऊपर नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, इंसिडेंस, ठीक है, और यहाँ की इम्पैक्ट उसी के ऊपर पड़ रहा, उसकी जेब पे पड़ रहा है इम्पैक्ट, बट टैक्स का पेमेंट कोई और करेगा, ठीक है, जो कि शॉपकीपर है। इस वजह से हम लोग इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। आई होप इतने डिस्क्रिप्शन के बाद आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। अब आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कह रहा है टैक्स इंसिडेंस इम्पैक्ट विच फॉल ऑन द सेम पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, सच एज इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स। ऑन द अदर हैंड टैक्स इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द 2 डिफरेंट पर्सन इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी और वैट, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं, बट मैं क्लियर कर दूं कि भाई अब तो वैट एबॉलिश हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं है, वैट एबॉलिश नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, वैट आज के भी डेट में कुछ कमोडिटीज़ पे लगता है, एग्जांपल पेट्रोल, अल्कोहल, इन चीज़ों पे आज भी हमारे देश में वैट ही इम्पोज किया जाता है, और पेट्रोल और अल्कोहल दोनों हमारी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है। फिलहाल आज का फोकस हमारा केवल डायरेक्ट टैक्स है, और अभी तक हमने एक बार बखूबी सीखा, मैं बार बार कर रहा हूँ, जब टैक्स इंसिडेंस इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्स एग्जाम्पल क्या क्या भैया, इनकम टैक्स, प्रोफेशन टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स 1961,
सोचो कितना पुराना एक्ट है 1961, अभी तक इसमें चेंजेस नहीं आया। तभी तो जब हम सैलरी चैप्टर पढ़ते तो देखते हैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मात्र 100 रुपीज़ है। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस का ज़रूरत है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जानबूझ के इनकम टैक्स को डिज़ाइन करके रखा गया है। इसमें आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, हर एक पॉइंट पे गवर्नमेंट फोकस करके इस इनकम टैक्स एक्ट को डिज़ाइन किया था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017 अभी रिसेंटली आया है, और कस्टम एक्ट, आपको पता है कस्टम कब लगता है? जब हम लोग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तब हमारे ऊपर कस्टम लगता है। और हाँ, हमको पता है और आप सबको ही पता होना चाहिए कि जनरली इंडिया में एक्सपोर्ट करना यानी कि भारत से सामान बाहर भेजने में किसी भी तरह का इनडायरेक्ट टैक्स हम लोग को पे नहीं करना पड़ता है। जरा डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, जरा देखो, जो कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट है। ठीक है, इम्पैक्ट भी सेम पर्सन पे और इंसिडेंस भी, और टैक्स पे भी करेगा सेम पर्सन, तो हम लोग इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। और जब यही काम दो अलग अलग पर्सन कहते हैं तो करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, दूसरा चीज़, डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इंडिविजुअल। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इंडिविजुअल पे लगता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है, एंड यहाँ पे बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्ट। आप अपना टैक्स का बर्डन, इनकम टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। बट इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जैसे कमोडिटी मूव होगा, मान लो मैंने किसी से खरीदा एक बिस्किट का पैकेट, फर्दर मैं उसको आगे किसी और को बेच रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बेचता चला जाऊँगा या फिर मेरे बाद कोई और बेचेगा, टैक्स का इंसिडेंट मूव होते जाएगा और नेक्स्ट पर्सन के ऊपर उस टैक्स का इम्पैक्ट पड़ेगा और उसको वो टैक्स लायबिलिटी बियर करना पड़ेगा। हाँ, पेमेंट कोई और करेगा। बार बार मैं बता रहा हूँ, इंसिडेंस, इम्पैक्ट, टैक्स अगर तीनों सेम पर्सन पे तभी वो डायरेक्ट टैक्स है, अदरवाइज वो इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, क्या बोल रहा है? डायरेक्ट टैक्स लेसर द बर्डन देन इनडायरेक्ट टैक्स टू द पीपल एज डायरेक्ट टैक्स आर बेस्ड ऑन द इनकम अर्निंग एबिलिटी। क्या रहा है कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट के कंपैरिजन में लोगों के ऊपर लेस बर्डन डालता है। कैसे भैया? कम कमाओगे कम टैक्स लगेगा, ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स लगेगा। ठीक है, बट इनडायरेक्ट टैक्स में आप जितना का कमोडिटी कंज्यूम करोगे केवल उतना ही टैक्स लगेगा। जितना का कमोडिटी कंज्यूम करोगे केवल उतना ही आपके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा। ठीक है, तो हालांकि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि लोगों के इनकम की वजह से डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट हो पाता है, जैसा इनकम वैसा टैक्स। बट इनडायरेक्ट टैक्स में इनकम से कोई लेना देना नहीं है। अगर दो व्यक्ति जिसका इनकम सेम नहीं है बट कंजम्पशन अमाउंट सेम है तो उन लोगों को सेम टैक्स पे करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स आर बोर्न बाय द कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी एंड द सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल एबिलिटी। इस बात से कोई मतलब नहीं है, फाइनेंशियल एबिलिटी, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि एक्स और वाई अगर दो पर्सन है, एक्स का इनकम ज़्यादा वाई का इनकम कम है। ठीक है, अगर एक्स का इनकम ज़्यादा है और वाई का इनकम कम है और दोनों सेम कमोडिटी कंज्यूम करें तो टैक्स भी दोनों पे सेम लगेगा। बट इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स डिफरेंट लगता है एज पर देयर इनकम। ठीक है, अच्छा एक बात और वीडियो के बीच में, ये हमारा रिवीजन क्लास है, मैराथन क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पे बातें थोड़ी स्पीड में होगी, आपको हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और मैंने पहले ही भी कहा था ईच एंड एवरी सेकंड इस क्लास के इंपॉर्टेंट है, तो कृपया इसको स्किप ना करें। और अभी भी बहुत टाइम है आपके प्रिपरेशन के लिए। जिन बच्चों का अभी भी प्रिपरेशन बाकी है या प्रिपरेशन इनकम्प्लीट है वो बिल्कुल आए, क्लासेस ज्वाइन करें। और अगर नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे तो बस हमारे यूट्यूब के साथ बने रहें। हमारे यूट्यूब पे इतना सफिशिएंट कंटेंट आपको मिल जाएगा जिससे आप एग्ज़ाम में 60 to 70 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डायरेक्ट टैक्स इज मोर एंड इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिजल्ट इन द टैक्स एविएशन। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने का जो एडमिनिस्ट्रेशन बना है, मतलब जिस फ्रेमवर्क के द्वारा, जिस टैक्स कलेक्शन थ्योरी डिज़ाइनिंग के द्वारा गवर्नमेंट हमसे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करता है, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं जिसका फ़ायदा उठा के बहुत ज़्यादा टैक्स एविएशन होता है।
बट कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स इज़ वेरी लेस एज द इनडायरेक्ट टैक्स। अब जैसा कि हम जानते हैं और उनको पता भी है कि इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है, तो उसका कॉस्ट भी कम लगता है, और कॉस्ट कम लगने के कारण वहाँ पे टैक्स एविएशन होने का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट ना हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, हर जगह पे हर सेक्टर में टैक्स एविएशन हो रहा है और होता है, और गवर्नमेंट उसके लगातार कोशिश भी करती है क्यों ना हो पाए, और टैक्स एविएशन करना भी नहीं चाहिए। टैक्स एविएशन यानी कि टैक्स की चोरी, ठीक है। बट हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स इस मामले में ज़्यादा बेटर है और डायरेक्ट टैक्स इस मामले में ज़्यादा बेटर नहीं है। उसका मैं सबसे बड़ा रीज़न ये देना चाहूँगा कि डायरेक्ट टैक्स साल में एक बार कलेक्ट किया जाता है, और जिस वक्त डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट किया जाता है पूरे इंडिया पे पूरे जितने भी टैक्स पेयर है, जितने भी हमारे एसएसीज है, बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है उस मंथ उस पीरियड में, जिसके कारण टैक्स एविएशन, ठीक है, टैक्स मैनिपुलेशन, ठीक है, इस तरह का तमाम मिस्टेक आइदर जानबूझ कर किया जाए आइदर अनजाने भी किया जाए, हो जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन पूरे साल चलता है, उसका कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बड़ा कम है, बड़ा इजी सा प्रोसेस है, जिसके कारण टैक्स एविएशन का मौका ही नहीं मिल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, आपने बोला आपका इनकम 10 लाख है, ठीक है। ऐसा क्या होता है कि जब इंसान बोलता है कि उसका इनकम 10 लाख या 12 लाख है, ठीक है, अगर वो सैलरी से अर्न कर रहा है तो आप उसके ऑर्गेनाइजेशन से वेरीफाई कर पा रहे हैं। बट अगर वो बिजनेस से या प्रोफेशन से या किसी अदर रेट से अर्न कर रहा है तो हाईली प्रोबेबिलिटी है कि वो अपना फुल डिटेल या सब कुछ डिटेल वो ट्रू और ऑनेस्टली नहीं देगा, फेयर व्यू नहीं रहेगा, ठीक है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन डबल ट्रांजेक्शन होता है, मतलब कि परचेजर और सेलर दोनों के ही हेड में रिकॉर्ड किया जाता है। इस वजह से यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे एरर ऑफ ओमिशन कमीशन कम हो जाता है, टैक्स एविएशन कम हो जाता है, ठीक है। ये एक्ट आया कब था, हम लोग बार बार जानते हैं, 1 डे ऑफ अप्रैल 1962। एक्ट का नाम क्या है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इट एक्सटेंड अप टू होल इंडिया, ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। ज़रा एक बार समझ लो, मान लो कि ये हमारा इंडिया का, मैं जनरली नीचे का पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, आई होप समझ पाए। आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा इंडिया कितना बड़ा है, ठीक है। हमारा इंडिया टेरिटोरियल वाटर में भी है। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है भैया, जहाँ पे हमारा कोस्टल लाइन है, इंडिया का बॉर्डर है, वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, और उसके 200 माइल तक भी इंडिया माना जाता है, ठीक है, नॉटिकल माइल तक, जिसको हम लोग SEZ कहते हैं। अगर ढंग से डिवाइड करें तो 12 नॉटिकल माइल इंडिया का अपना ही पार्ट है, और 12 नॉटिकल माइल अगर 200 में से लेस कर दें तो ये होता है 188 नॉटिकल माइल। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो इंडिया के अंदर आता है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसका जिम्मेदारी बनता है कि इंडियन गवर्नमेंट को उस ट्रांजैक्शन के ऊपर पेमेंट करें, और इसको हम लोग अच्छे से रेसिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में आगे भी फर्दर समझेंगे। बट याद रखना कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारा इंडिया बस बॉर्डर लाइन तक या फिर कोस्टल लाइन तक ही सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया उसके आगे भी बहुत है, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल और 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया का ही पार्ट माना जाता है। 12 नॉटिकल माइल कम्प्लीटली इंडिया का एरिया है, और जो फर्दर 188 माइल है ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम लोग SEZ बोलते हैं, ये भी इंडिया के अंदर में आता है। और ना ही केवल इतना कि ये वाटर में है, ठीक है, ये सेम कंसेप्ट जो मैंने वाटर के लिए बताया, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल और 188 नॉटिकल माइल ये वाटर और एयर दोनों के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है टैक्स एविएशन, ठीक है, टैक्स एविएशन, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स प्लानिंग। ये तीनों आखिर है क्या? देखो, टैक्स प्लानिंग इंडिया में लीगल है, ठीक है।
टैक्स एविएशन चोरी है, ठीक है। अब ये टैक्स अवॉइडेंस क्या है भैया, हम लोग तीनों को पढ़ेंगे और तीनों को समझेंगे, बट इन तीनों का अल्टीमेट गोल यही है कि किस तरह से इंडिया में टैक्स कम से कम, इंडिया में टैक्स कम से कम हम लोग पे करें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टैक्स प्लानिंग के बारे में, ठीक है। टैक्स प्लानिंग क्या होता है, पहले तो मैं क्लियर कर दूं, टैक्स प्लानिंग लीगल है, ठीक है। यहाँ तक कि एक छोटा सा स्टोरी है कि हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, वीडियो में मैं उनका नाम नहीं ले सकता, वो इतना बेहतरीन टैक्स प्लानिंग करते थे, हमारे बीच में नहीं है, कि गवर्नमेंट को अल्टरनेटिव टैक्सेशन सिस्टम बनाना पड़ गया था, ठीक है, कंपलसरी टैक्सेशन सिस्टम, कि आप कितना भी बढ़िया टैक्स प्लानिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, आपको मिनिमम इतना टैक्स तो पे करना पड़ेगा। वो वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन, आज भी उनका जो बिज़नेस है, आज भी उनके बच्चे चला रहे, वो बिज़नेस बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत ग्रोइंग बिजनेस है, सब उस बिज़नेस को जानते हैं। टेलीकॉम से लेकर के कंज्यूमर प्रोडक्ट तक, हर एक प्रोडक्ट में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, हर एक चीज़ में उनका मार्केट है, हर जगह उनका बिज़नेस बहुत अच्छा रन कर रहा है। एक टाइम पे वो इंडिया टैक्स सिस्टम के ट्रेड बन गए थे, ठीक है। और एक बात आपको बताऊंगा, ठीक है, कि हमारे इंडिया में हाईएस्ट टैक्स पेयर रिसेंटली कुछ ईयर पहले एक न्यूज़ में मैंने देखा था, अक्षय कुमार है, बट अक्षय कुमार रिचेस्ट पर्सन तो नहीं है। और इस चैप्टर को पढ़ते वक्त तभी हम लोगों ने पढ़ा कि भैया जो जितना ज़्यादा इनकम कमाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेगा। तो हमारे देश का रिचेस्ट पर्सन यानी कि मोस्ट अर्निंग वाला पर्सन अक्षय कुमार नहीं है, ठीक है, बट फिर भी वो ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। क्या रीज़न्स है और क्या रीज़न्स नहीं है, ठीक है। रीज़न सिंपल है, मैं आपको क्लियर कर दूँ। रीज़न ये है कि टैक्स प्लानिंग का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो अक्षय कुमार पेमेंट के दौरान शायद मैं ये कंपलसरी नहीं कह रहा हूँ, शायद एब्सेंस में होता होगा, शायद उस पर फोकस नहीं करते होंगे, बट वही बाकी के बड़े बड़े बिजनेसमैन टैक्स प्लानिंग करवाते हैं, टैक्स एडवाइज़र रखते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो टैक्स प्लानिंग अक्षय कुमार नहीं करते होंगे या कोई भी पर्सन नहीं करता होगा, बट मोर अप्रोप्रिएटली उनका इनकम सबसे ज़्यादा नहीं है, बट ही इज़ हाईएस्ट टैक्स पेयर। रीजन्स आर वॉट एवर, हमें उनका पूरा केस स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मैं केस स्टडी करूं कि इंडिया का रिचेस्ट पर्सन हाईएस्ट टैक्स पे नहीं कर रहा है और वहीं पे दूसरा जो पर्सन अर्न अच्छा कर रहा है, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में है, बट वो टैक्स पे कर, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या प्लानिंग है, क्या लॉजिक है, तो मैं उसके लिए भी कंप्लीट केस स्टडी वीडियो लेकर आऊँगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फिलहाल ये चीज़ समझो कि टैक्स प्लानिंग एक बहुत ही इंटेलिजेंट, ठीक है, डिलीजेंट माइंड कंसेप्ट है, ठीक है, जो बहुत ही समझदारी के साथ किया जाता है, जहाँ पे एक टैक्स पेयर वेरियस अलाउंसेस का, कंसेशंस का, रीबेट का, रिलीफ का बेनिफिट उठाता है और अपना टैक्स पेमेंट को इंटेलिजेंटली उस टैक्स लॉ को अप्लाई करके अपना टैक्स बर्डन कम करता है, ठीक है, जिसके लिए वो एक्सपर्टीज़ नॉलेज ऑफ ऑन टैक्स लॉ जिनके पास रहता है उनसे वो एडवाइस देता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, अगर आपको भी अपने टैक्स एडवाइस में या किसी भी तरह का टैक्स रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्यूरी है, वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरेटिकल हो, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आपके फैमिली से रिलेटेड हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़े। हमारा एक टैक्स कंसल्टेंसी फर्म भी है M2S Commerce LLP, जो आपको टैक्स कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता है। वी हैव ऑलरेडी 200+ क्लाइंट, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है और उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये होता है भैया टैक्स प्लानिंग, जहाँ पे अलाउंस, कंसेशन, रिबेट और रिलीफ के हेल्प से इंटेलिजेंट एप्लीकेशन यूज़ करके हम लोग टैक्स बर्डन को मिनिमाइज़ करते हैं, टैक्स बर्डन को कम करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक्सपर्ट्स का हेल्प लेते हैं जिनको टैक्स लॉ के बारे में बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारा नॉलेज हो, ठीक है। नेक्स्ट भैया, टैक्स अवॉइडेंस क्या है? टैक्स अवॉइडेंस सच एन एक्सरसाइज बाय द टैक्स पेयर टू ईज द टैक्स बर्डन ऑफ एडवांटेज ऑफ लूपहोल्स,
ठीक है, लॉ ऑफ टैक्सेशन एंड टैक्स पेयर कैन अडॉप्ट सच एक्सरसाइज विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। हमारे पास टैक्स लॉ में बहुत सारा लूपहोल्स है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उस लूपहोल्स का फ़ायदा उठा के लीगली अपना टैक्स बर्डन से बचते हैं, अपना टैक्स पेमेंट कम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आता है भैया टैक्स एविएशन। टैक्स लायबिलिटी सप्रेसिंग द इनकम, अपना इनकम कम कर देना, अपना इनकम कम बताना, कम क्लेम करना और उसके अकॉर्डिंग टैक्स कम आएगा, इसको कहते हैं टैक्स एविएशन, जो कि एक इलीगल है तरीका अपना रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के लिए। अब तीनों चीज़ों को मैं बहुत बेहतरीन ढंग से समझाने जा रहा हूँ और कंसेप्ट को समझना। एग्जाम्पल में हमारे पास रहेगा एक कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट, फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट को हम लोग लेते हैं, ठीक है, और एक किसी भी पर्सन को, ठीक है, मिस्टर जेड को लेते हैं, ठीक है। मिस्टर जेड फ्लिपकार्ट के संग 3 तरह के एक्टिविटीज़ करता है। सबसे पहला एक्टिविटीज़ वो क्या करता है, मिस्टर जेड कंफ्यूज है कि उसको किस साइज का टी शर्ट अटेगा। अब वो क्या करता है, पहले अपना मेज़रमेंट लेता है और उसके बाद करेक्ट साइज जाकर फ्लिपकार्ट पे चेक करता है और टी शर्ट ऑर्डर करता है। दिस इज़ कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। जिस तरह से इस एग्जांपल में मिस्टर जेड मेज़रमेंट लिया, ऑर्डर किया और अपना ऑर्डर प्लेस किया, ये पूरा एक प्लान था और एक बहुत सही तरीका था किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने का। उसी तरह जब एक इंसान अपनी इनकम को प्लान करता है, उस हिसाब से रिपोर्ट बनाता और तब जा कर के टैक्स पे करता है, इसको हम लोग टैक्स प्लानिंग कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल में मिस्टर जेड क्या करता है कि फ्लिपकार्ट से वो साइज़ के लिए कंफ्यूज है और वो एक चीज़ नोटिस करता है कि अगर मैं फ्लिपकार्ट से एक टी शर्ट मंगाऊँ तो भी मुझे 80 रुपीज़ डिलीवरी देना पड़ रहा है, 2 टी शर्ट बनाऊँ तो भी 4 टी शर्ट तो भी 80। तो वो क्या करता है, डिफरेंट साइजेस का 4-5 टी शर्ट ऑर्डर कर लेता और जो टी शर्ट उसको फिट आता वो उसको अपने पास रख लेता और बाकी टी शर्ट को रिटर्न पॉलिसी के तहत उस टी शर्ट को रिटर्न कर देता। अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एक छोटा सा लूपहोल है जिसका फ़ायदा उठा के विदाउट लॉ को ब्रेक किए मिस्टर जेड टी शर्ट अपने पास मंगा ले रहा है और यूज़ कर रहा है। ठीक उसी तरह बहुत सारे एसएससी क्या करते हैं कि टैक्स को ध्यान में रखते हुए उसका लूपहोल को फाइंड करते हैं और उस लूपहोल का फ़ायदा उठा करके वो टैक्स देने से बच जाते हैं। थर्ड होता है टैक्स एविएशन। मिस्टर जेड क्या कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट से टी शर्ट तो मंगा रहे हैं बट अपनी पुरानी टी शर्ट भर के नो रिटर्न पॉलिसी के तहत बेच दे रहे हैं या फिर रिटर्न कर दे रहे हैं, वापस कर दे रहे हैं, ठीक है, फ्लिपकार्ट को। इस सिचुएशन में इस चीज़ को इलीगल एक्टिविटी बोला जाएगा और ये है टैक्स एविएशन, यानी कि एक चोरी है एक तरह से। तो ये होता है तीनों में डिफरेंस, ठीक है। अब इस चीज़ को मैं और थोड़ा सा डार्क करूँगा और थोड़ा सा डीप करूँगा और समझते हैं टैक्स प्लानिंग क्या होता है, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स एविएशन क्या होता है। मान लो एक इंसान का इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, जितने सोर्सेज से इनकम कमा सकता है 12 लाख रुपए हैं, बट वो गवर्नमेंट को बोल रहा है मेरा इनकम जस्ट 8 लाख रुपए है और वो 4 लाख रुपए उसको ब्लैक करता है, यानी कि ब्लैक मनी। गवर्नमेंट को केवल 8 लाख का इन्फॉर्मेशन मिलता है और गवर्नमेंट उससे केवल 8 लाख पे टैक्स देती है। तो इस सिस्टम को, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं टैक्स एविएशन, क्योंकि यहाँ पे टैक्स का चोरी हो रहा है। दूसरा चीज़ टैक्स अवॉइडेंस क्या है, जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। मिस्टर जेड, मैं उनको एग्जांपल में दे रहा हूँ, ठीक है। मिस्टर जेड ने देखा कि उसका इस ईयर इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो रहा है। आपको एक छोटा सा बात और बता दूँ, हमारे यहाँ पे अलग अलग टैक्स का सेलिब्रेट है। तो उन्होंने देखा कि हमारा इनकम इस बार अगर 5 लाख से ज़्यादा हुआ तो उन्हें 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उनका जो और भी इनकम था, उन्होंने बोला एक काम करो, मुझे इस इनकम का पेमेंट इस ईयर मत करो, नेक्स्ट ईयर कर देना। इससे क्या होगा कि जो इनकम मुझे इस ईयर होने वाला था तो उसका पेमेंट मुझे नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो मेरे ऊपर टैक्स बर्डन भी नेक्स्ट ईयर फॉल होगा, इस ईयर मेरे ऊपर कोई टैक्स बर्डन फॉल नहीं होगा। हालांकि गवर्नमेंट ने इसका भी बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल के रखा है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस का, ठीक है। जैसे कि आप और एक एग्जांपल दे सकते हैं। मान लो मेरे किसी कंपनी में बहुत सारे शेयर्स हैं, शेयर्स में वो शेयर्स पे मुझे डिविडेंड मिलने वाला है
मैं मना कर देता हूँ कि मुझे इस साल डिविडेंड मत दो, मुझे डिविडेंड नेक्स्ट ईयर देना, क्योंकि ऑलरेडी इस साल क्या हुआ है कि मेरा इनकम एक सीलिंग लिमिट से ज़्यादा हो चुका है, तो मेरे ऊपर हाई टैक्स लगेगा, ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो मेरे लिए बेटर होगा कि तुम मुझे ये जो अमाउंट है नेक्स्ट ईयर क्रिएट करो, जिसके कारण मुझे टैक्स भी नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा, इस ईयर टैक्स पे करने से मैं बच जाऊंगा। और अगले साल ये इनकम कम होगा तो मुझे टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। ओके, ये डिफरेंस होता है टैक्स प्लानिंग, टैक्स एविएशन और टैक्स अवॉइडेंस। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। और एक बात याद रखना, जितना मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितना मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जितना टर्मिनोलॉजीज आपके सामने रख रहा हूँ, उस टर्मिनोलॉजी उन सारे वर्ड्स को बस सुनना है, समझना, और डिक्टो इन शब्द को ही एग्ज़ाम में लिख करके अगर आप आते हो अपनी ओन लैंग्वेज में, आपको मार्क्स मिलेगा। मार्क्स डिडक्ट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। हाँ, बस अगर कोई डेफिनेशन वगैरह आता है तो जैसा इस PDF में मिलेगा आपको बिल्कुल वैसे ही याद करना है। अब बात यह आता है कि सर आपकी जो स्क्रीन पे PDF है, यानी कि जिस नोट से आप पढ़ा रही हो, नोट्स मिलेगा कैसे? मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, आपको सारा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के संग ज्वाइन हो, आपको फर्दर आने वाले फ्यूचर वीडियोस नोटिफिकेशन सब कुछ पता चलेगा। और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करो। ठीक है, आगे बढ़ते। अब है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविएशन। ठीक है, और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऊपर से नीचे सब कुछ पढ़ चुका है, बस हमें 3 चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक हमारे पास है ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट्स और ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। एक चीज़ याद रखना, ऑब्जेक्टिव, अगर आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स प्लानिंग, तो इसका ऑब्जेक्ट रहता है कि आपका टैक्स लायबिलिटी कम करेगा मोरल ऑफ लॉ को ध्यान में। मोरल डिफरेंट चीज़ होता है, मोरल, एथिकल, लॉ, 3 चीज़ होता है। मोरलिटी को नहीं ख़राब करेगा, मोरलिटी को ध्यान में रखते हुए वो पे करेगा टैक्स। ठीक है, और कम से कम टैक्स पे करने की कोशिश करेगा, टैक्स को प्लान करेगा। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस का, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी द मिनिमम अप्लाइंग स्क्रिप्ट लॉ, कहने का मतलब है कि जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं तब मोरल, ठीक है, मोरल ऑफ लॉ पे ध्यान देते हैं, बट जब हम लोग टैक्स अवॉइडेंस करते हैं तब हम लोग केवल और केवल लॉ पे और लॉ के लूपहोल्स का बेनिफिट उठा कर टैक्स का पेमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग टैक्स एविएशन करते हैं तब हम लोग अनफेयर तरीक़ा से, जो कि ना लॉफुल है और जिसके अंदर ना कोई एथिक्स है ना कोई मॉरलिटी है, उसके तहत हम लोग अपना टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बेनिफिट। अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं और आप टैक्स प्लानिंग में परफेक्ट हैं तो आप लॉन्ग रन काम करेंगे, लंबे समय तक आपका ये सिस्टम चलेगा। बट अगर आप टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं तो ये शॉर्ट रन है, इस पर आप ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाता है, चेंज कर देता है रूल्स, तो आप इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं उठा सकते हैं। और अगर आप टैक्स एविएशन कर रहे हैं तब तो फिर भैया आपके लिए इसको पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है, जेल भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि टैक्स एविएशन एक अनफेयर या फिर आप ये कह सकते हैं इलीगल मेथड है या टेक्निक है अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने का। It use the benefit of the law, it use the loophole of the law, it overrule the law। ये 3 डिफरेंस ज़रूर लिख के आना डेफिनेशन के साथ साथ। ठीक है, एक लॉ का फ़ायदा उठाता है, एक लॉ के गलतियों का फ़ायदा उठाता है और एक लॉ को ओवररूल करता है, मतलब लॉ के विपरीत जा कर के, ठीक है, काम करता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, टॉम डिपॉजिटेड 10,000 इन PPF अकाउंट एंड परचेज NSE ऑफ 5,000, रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी। बिल्कुल सही है भैया, अंडर सेक्शन 80C, आपको ये भी चैप्टर बहुत जल्दी मैं पढ़ाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, डिडक्शन है हम लोग का चैप्टर 80C to 80U। ठीक है, उसमें बोला गया है कि अगर आप PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 10,000 रुपीज़
और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 5,000 रुपया, कोई अमाउंट नहीं बताएगा, बट अगर आप इतना कुछ पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करते हो, जमा करते हो अपने फ्यूचर या फर्दर बेनिफिट के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट आपका उस इनकम पे, उस पेमेंट की वजह से किसी भी तरह का टैक्स नहीं देता है। तो ये एक अच्छा तरीका है, एक मेथड है जिसके तहत आप टैक्स देने से बच जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जेरी डिड नॉट show his interest on bank deposit amounting 8,000 hereby reduce his tax liability। क्या बोल रहा है? On the other hand, Jerry did not show his interest on bank account deposit। अब दूसरी तरह क्या कर रहा है, एक जेरी है जिसका 8,000 रुपये इनकम हुआ है, बट वो अपना इनकम छुपा रहा है। तो जब भी कोई इंसान अपने इनकम सप्रेस करता है, छुपाता है या कम बताता है, उस चीज़ को हम लोग कहते हैं टैक्स एविएशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लग रहा होगा क्लास। चलो और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशन है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो हम लोग का है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पर्सन। पहले तो भैया एक लॉजिक क्लियर कर दूँ आप लोगों का। क्या क्लियर कर दूँ? एक लॉजिक। देखो ध्यान से, बात ऐसा है कि हर टैक्स पेयर एसएससी होता है, बट हर एसएससी टैक्स पेयर नहीं होता है। दूसरा चीज़, हर एसएससी पर्सन होता है, बट हर पर्सन एसएससी नहीं होता है। बताता हूँ आपको। मैं एक एसएससी हूँ, मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ। हर साल मैं गवर्नमेंट को अपना इनकम का डिटेल्स देता हूँ और मेरा हर साल इनकम इतना ही होता है टैक्स प्लानिंग के बाद, जिसके ऊपर मुझे टैक्स ना देना पड़े। तो मैं एक एसएससी हूँ जो अपनी इनकम का पूरा साल भर का असेसमेंट करके देता हूँ, करेक्ट, बट मुझे टैक्स पे नहीं करना पड़ता। बट वहीं मेरे फादर साहब को या फिर मुकेश भाई अंबानी या अडानी, ठीक है, हर इंसान को, उन लोगों को अपना इनकम का असेसमेंट भी देना पड़ता है और इनको अपना टैक्स भी पे करना पड़ता है। तो ये हुए एसएससी भी और टैक्स पेयर भी। अब दूसरा चीज़, आप स्टूडेंट हैं, आप एक पर्सन तो हैं, बट आप अपनी इनकम, अभी तक कोई इनकम जनरेट ही नहीं करते, तो फिर गवर्नमेंट को असेसमेंट या फिर अपने इनकम डिटेल क्या ही बताओगे। तो आप पर्सन तो हो बट एसएससी नहीं हो, क्योंकि आप अपना इनकम टैक्स वेबसाइट पे अभी तक आप लोग का यूज़र आईडी और पासवर्ड भी क्रिएट नहीं होगा मैक्सिमम बच्चों का। तो वो लोग बस एक पर्सन है बट एसएससी नहीं है, ठीक है, पहला बात, ठीक है। तो आप इस चीज़ से क्लियर हो चुके होंगे अब तक। और अब हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या जाना है, टैक्स पेयर एसएससी हो सकता है, टैक्स पेयर एसएससी हो सकता है, बट हर एसएससी टैक्स पेयर नहीं होगा। दूसरा चीज़, हर एसएससी पर्सन होगा बट हर पर्सन एसएससी नहीं होगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पर्सन का डेफिनेशन, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 क्या बोलता है? बोलता है इनकम टैक्स इज चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है, चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। तो भैया प्रीवियस ईयर जानना पड़ेगा, पर्सन जानना पड़ेगा। लेट्स अंडरस्टैंड द पर्सन। सबसे पहला जो है वो है इंडिविजुअल। क्या है? इंडिविजुअल, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको इरेज कर दूँ, दो बार हो गया है, ठीक है। मार्किंग, आपको बस एक मार्किंग पे ध्यान देना है। ठीक, सबसे पहला एन इंडिविजुअल। सबसे पहला कौन है? एक इंडिविजुअल। इंडिविजुअल यानी कि हम और आप, एक नेचुरल पर्सन, उसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा आता है HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। याद रखना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नो हेट, नो कमेंट, बट केवल हिंदू, सिख, ठीक है, आते हैं, मुस्लिम्स
HUF में नहीं आते हैं, ठीक है। मतलब मुस्लिम HUF की हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कैटेगरीज में नहीं आते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है, नहीं है, वी आर टॉक इन फ्यूचर क्लासेस, बट फिलहाल इतना याद रखना, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दूसरा, एक कंपनी, एक आर्टिफिशियल पर्सन, ए फर्म यानी कि एक पार्टनरशिप, भैया इन सबको भी टैक्स भरना पड़ता है, हाँ जी, इनको भी टैक्स भरना पड़ता है। तो अभी तक पर्सन का मतलब क्या हुआ, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, फर्म यानी कि पार्टनरशिप, फर्म। फर्म में एक चीज़ याद रखना, आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोगों को पता होगा कि फर्म में हमारा पार्टनरशिप फर्म तो है ही, साथ ही साथ LLP भी है। जैसे कि हमारा इंस्टीट्यूट, हमारे यूट्यूब चैनल M2S कॉमर्स LLP, ये क्या है, एक फर्म है। हमारे फर्म को भी टैक्स भरना पड़ता है, बात समझे। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और दूसरा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। भैया एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब क्या हो, जरा समझो। मान लो कि कुछ इंडिविजुअल यानी कि कुछ नॉर्मल नेचुरल पर्सन्स लोग मिल करके एक ग्रुप बनाए, और ग्रुप बना करके कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिस एक्टिविटीज़ के तहत उनका इनकम जनरेट हो रहा है, वहाँ पे केवल और केवल इंडिविजुअल आएंगे, जैसे कि राम, श्याम, ठीक है, राजा, रानी, मोहन, ये लोग केवल आएंगे। किसी भी तरह का आर्टिफिशियल पर्सन, HUF, फर्म, कोई और नहीं आएगा, ठीक है। और एसोसिएट ऑफ पर्सन, एसोसिएट ऑफ पर्सन, यहाँ पे वर्ड है पर्सन, पर्सन का मतलब सब कोई, उसमें कंपनी भी आ सकता है। मतलब क्या, यानी कि टाटा ग्रुप, M2S और आपके मंजिल भी है, हम तीनों मिलके कुछ कर रहे हैं। मैं हुआ इंडिविजुअल, एक हुआ फर्म, एक हुआ कंपनी, दो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो क्या ये तीनों मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, लेकिन BOI में कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं चलेगा, इंडिविजुअल चलेगा, नेचुरल पर्सन चलेगा, बस। लोकल अथॉरिटी यानी कि म्यूनसिपैलिटी, ठीक है, कोलकाता म्यूनसिपैलिटी, रिश्ता म्यूनसिपैलिटी, जैसे मेरा घर रिश्ता म्यूनसिपैलिटी के अंडर में आता है, ठीक है, हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी प्रिसीडिंग सबक्लास। और भैया कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसको जुडिशरी, हमारे देश में लॉ 3 तरह से चलता है, आपको पता होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, और जुडिशल का काम होता है डिसीज़न लेना। अगर जुडिशल किसी को भी, ठीक है, किसी भी ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसा, ठीक है, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, एजुकेशनल, नॉन एजुकेशनल, ठीक है, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशन को, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन को अगर बोला है कि इसको पर्सन डिटरमाइन करना है, तो फिर पर्सन डिटरमाइन करना है। जैसे कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ठीक है, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी डिपार्टमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सब भी टैक्स पे करते हैं। और ये सब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो कि ऊपर के क्लॉजेज में तो डिस्क्राइब नहीं थे, बट ये सब के सब हम लोग को कोर्ट के द्वारा बताया गया है, ठीक है। तो आई होप आपको पर्सन का डेफिनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। तो भैया ये वो लोग पर्सन है जिनके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा, मैं अभी बता चुका हूँ, इंडिविजुअल किसको कहते हैं, नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग, ठीक है, इंक्लूडिंग अ माइनर, ठीक है, इंक्लूडिंग अ माइनर और अनसाउंड माइंड, ये सब भी इंडिविजुअल के लिस्ट में आते हैं, ठीक है। हालांकि भैया हमने तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा रखा है, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के भी रखे होंगे, आपको पता होगा कि माइनर और अनसाउंड माइंड के संग कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, तो फिर कैसे कहा जा रहा है कि पर्सन में ये दो व्यक्ति भी शामिल होंगे। कॉन्ट्रैक्ट करना अलग चीज़ है, अगर एक माइनर भी पैसा अर्न कर रहा है तो वो भी इनकम टैक्स में लाइबल होता है टैक्स पे करने के, अल्टीमेट उसको टैक्स देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, ये अगेन हम लोग फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे हमारे क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर में, कि उनका इनकम के संग क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। अच्छा, जैसे मिस्टर ए, ठीक है, मिसेस बी, मिस सी, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। आई होप आप इंडिविजुअल का मतलब समझ गए होंगे। केवल और केवल ध्यान एक ही वर्ड रखना है,
इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन। दूसरा HUF, ध्यान से देखना, जैसा कि मैंने बोला था अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF इज ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन, सारे पर्सन्स को जो एक कॉमन, जिनके पूर्वज यानी कि हमारे जो पूर्वज, अगर मान लो मेरे दादाजी के 2 बेटे हैं, ठीक है, और हम लोग टोटल 4 भाई हैं, तो हम लोग सभी कोई एक HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मॉडल का बिजनेस रन कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग वाइफ्स, अनमैरिड डॉटर, ऑल्सो स्ट्रेंजर हु हैज़ बीन अडॉप्टेड, इंक्लूडिंग हमारे घर के जितने भी फीमेल्स मेंबर हैं वो सारे लोग इंक्लूड होंगे। साथ ही साथ ठीक है, अगर कोई स्ट्रेंजर जिसको हमारे फैमिली के द्वारा अडॉप्ट किया गया होगा। ठीक है, ओनली दोज अनडिवाइडेड फैमिली आर कवर्ड हियर विच आर हिंदू लॉ अप्लाई। यहाँ पे केवल HUF में उन्हीं लोगों को बात किया जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जिनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई होता है, यहाँ तक कि जैन और सिख धर्म के भी लोगों पे। बट मुस्लिम्स अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट बी ट्रीटेड एज HUF। मुस्लिम्स को HUF में नहीं, क्योंकि इनका अपना अलग मुस्लिम कम्युनल लॉ चलता है। ठीक है, हमारा हिंदू लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, ये अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, ए जॉइंट फैमिली ऑफ एक्स, मिसेज एक्स एंड देयर 2 चिल्ड्रन आर द बेस्ट एग्जाम्पल। दुनिया में सबसे बेस्ट पर्सन होता है आप लोगों का एक्स, इसको जहाँ फिट करना कर लो। कंपनी, ठीक है, कंपनी भैया क्या है, कंपनी हमारा डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कंपनी पब्लिक कंपनी हो। ठीक है, जैसे कि ABCL लिमिटेड, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब हुआ कंपनी, टाटा, रिलायंस, इस तरह। फर्म, जैसा कि मैंने बोला था, पार्टनरशिप और इंक्लूडिंग LLP। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे 2 और मोर पर्सन ज्वाइन हो एक कॉमन पर्पस के लिए, एक कॉमन एक्शन के लिए, और जिस पर्पस या जिस एक्शन से इनकम जनरेट हो या प्रॉफिट या गेन जनरेट होता है, उस ग्रुप ऑफ पर्सनस को हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन का नाम देते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल भी आ सकता है, HUF भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी टू प्रोड्यूस इनकम, इनका ऑब्जेक्ट मेन होना चाहिए पैसा कमाना, इनकम जनरेट करना। ठीक है, इट इज़ नॉट इनफ दैट द पर्सन रिसीव द इनकम जॉइंटली। ठीक है, ये इतना सिर्फ काफ़ी नहीं है कि 2 लोग सिर्फ मिल करके एक संग पैसा कमाएं, वो पर्पसफुली मिले हों और उनका मेन मकसद हो कोई एक्टिविटी, कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी करके इनकम को जनरेट करना। ठीक है, एग्जाम्पल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑल इंडिया बैंक यूनियन। ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे भी सेम है, पर्सन मिलते हैं जिनका बेनिफिशियरी इंडिविजुअली होते हैं, बट यहाँ पे केवल इंडिविजुअल्स आएंगे। कौन आएंगे, यहाँ पे अगर कोई मेंबर बन सकता है तो केवल इंडिविजुअल, बट यहाँ पे इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन में सब लोग बन पा रहे थे। आप यहाँ पे देखो इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, सब, बट यहाँ पे केवल कौन बन सकता है, इंडिविजुअल। कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलो नेक्स्ट, मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या डिफरेंस है। एक ही छोटा सा डिफरेंस है कि भाई AOP में पर्सन में कोई भी पर्सन आएगा, BOI में खाली इंडिविजुअल यानी कि केवल नेचुरल पर्सन आएंगे। लोकल अथॉरिटी, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। क्या हम लोग का आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, देखो भैया, दिस इज द रेसिडुअरी क्लॉज इफ द SSC डू नॉट फॉल इन द एनी ऑफ द फर्स्ट 6 कैटेगरीज। अगर आप ऊपर के 6 कैटेगरीज में नहीं आते हैं तो फिर आपको आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन माना जाएगा, और आपके ऊपर अगर गवर्नमेंट बोलेगा तो आपके ऊपर टैक्स भी इम्पोज
हो जाएगा। ये जनरली खास करके चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस की जगह पे यूज़ होता है। देखो यूनिवर्सिटी, बार काउंसिल, ठीक है, इन सब जगहों पे। यहाँ पे आपको लीगल स्टेटस डिटरमाइन करना है। मिस्टर एक्स एन एम्प्लॉय ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मिस्टर एक्स, ठीक है, नेताजी संघ, ठीक है। अब आप नेताजी संघ को AOP या BOI कह सकते हैं। हालांकि नेताजी संघ एक BOI है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल है। मिस्टर आर ए पार्टनर ऑफ ए फर्म, ठीक है। आपको यहाँ पे जनरली बस डिसाइड करना है कि इनका लीगल स्टेटस क्या है। जैसे कि रॉय सेन एंड कंपनी, ठीक है, ये एक पार्टनरशिप फर्म है, नाम में ही बता रहा है, ठीक है। कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, ये आपका लोकल अथॉरिटी है। नेक्स्ट आ गया आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अभी हम लोग पढ़े कंपनीज़ में आएगा, ठीक है। जॉइंट फैमिली है, HUF में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SSC किसको कहते हैं, ठीक है। एवरी टैक्स पेयर इज एन SSC एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। SSC इज अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable under income tax act। SSC उसको कहते हैं जो पर्सन इनकम टैक्स के तहत टैक्स या फिर किसी भी तरह का पेमेंट या पैसा पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट हमारा है असेसमेंट ईयर। भैया ध्यान से सुनना, असेसमेंट ईयर होता है 12 महीना का, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है हर साल के और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। 1 अप्रैल और 31 मार्च को इसका एंड होता है। ये टोटल 12 महीना का होता है और इसका रिलेशन होता है प्रीवियस ईयर के साथ। प्रीवियस ईयर का मतलब इट फॉल इमीडिएटली आफ्टर प्रीवियस ईयर। जैसे कि एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर 2016-17, तो असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2017-18। यानी कि ज़रा समझो, यहाँ पे एक डेट है 1/4/2016, 31/3/2017 और फिर हमारा एक डेट आता है 1/4/17 से 31/3/18, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा एरिया है, इस एरिया को हम लोग कहेंगे प्रीवियस ईयर। ये भी 12 महीना का होता है और प्रीवियस ईयर में लोग इनकम अर्न करते हैं और असेसमेंट ईयर में उस अर्न किए गए इनकम पे टैक्स पे करना रहता है। इस वजह से इसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो प्रीवियस ईयर को आप इनकम ईयर से याद रखना, असेसमेंट ईयर को आप पेमेंट यानी कि टैक्स पेमेंट ईयर होता है उससे याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन जनरल रूल, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड इन इट्स असेसमेंट ईयर। मतलब जनरल रूल क्या कहता है, प्रीवियस ईयर में कमाओ, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करो। 16-17 में अगर कमाए हो तो 17-18 में टैक्स पे कर दो। ये हमारा क्या होता है जनरल। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं और आप शिपिंग बिजनेस करते हैं तो सेक्शन 172 के तहत आप इसी ईयर में कमाओगे और इसी ईयर में टैक्स पे करके जाओगे। दूसरा, इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया आइदर परमानेंटली और फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगर आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, हमेशा के लिए या फिर एक लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। इनकम ऑफ ए बॉडीज, ठीक है, फॉर्म्ड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। आपने एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही 1 महीना 2 महीना के लिए आपने मिल करके या फिर आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, अब उस शॉर्ट पीरियड ख़त्म हो चुका था, आप इसी ईयर का टैक्स इसी ईयर पे करो, ठीक है। अच्छा, इनकम ऑफ ए पर्सन हु लाइकली टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू अवॉइड अ टैक्स। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं कि उनको टैक्स पे करने से
बचे हैं, नेक्स्ट ईयर उस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स अगर लग गया तो उससे बचे हैं। तो भैया जिस ईयर आप ट्रांसफ़र करोगे कई बार उसी ईयर टैक्स इम्पोज हो जाता है। डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस, आप एक बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हो, डिसमेंटल कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, तो अब तो आप अगले साल मिलोगे नहीं, इसी साल तक हो तो बिजनेस खत्म हो रहा है, टैक्स में अभी पे करके जाना। नेक्स्ट जो टर्म है इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 क्या होता है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स इनकम आप पीजीवीपी से कमाओ, डिविडेंड से कमाओ, ठीक है, आप वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन रिसीव ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन से कमाओ, परक्यूजिट मिले, सैलरी मिले, एनी अलाउंसेस मिले, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, आप किसी भी सोर्स से कमाओ, जहाँ से इनकम जनरेट होता है वो सारा हेड इस लिस्ट में कवर है। सर सब कुछ लिखा हुआ है भैया, सब कुछ लिखा है, आप बता रहे हैं समझ में भी आ रहा है, बट याद करने के लिए पीडीएफ तो चाहिए। बार बार बोल रहा हूँ, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। कोई दिक्कत? हेड ऑफ इनकम केवल 5 हेड है। इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 2 चीज़ समझ लेना सर, सोर्स ऑफ इनकम अलग चीज़ होता है, हेड ऑफ इनकम अलग चीज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ये एक हेड है, लेकिन इसके अंदर कमाने का बहुत सारा सोर्स है, ठीक है। अच्छा अब जरा समझो 5 हेड क्या क्या है। सबसे पहला है सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है पीजीवीपी, चौथा कैपिटल गेन, लास्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। जरा हम लोग को एक चीज़ याद रहेगा, संख्या तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले आता है सैलरी 15 से 21 नंबर सेक्शन तक, फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी 22 से 27 नंबर तक, ठीक है। फिर आता है हम लोग का पीजीवीपी 28 to 44 डी तक, फिर आता है हम लोग का कैपिटल गेन 45 से 55 ए तक, फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 56 से 59 तक। ये केवल 5 हेड है जिससे लोग इनकम अर्न करते हैं। इस 5 हेड के जब इनकम को जोड़ा जाता है तो उसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, जिसके ऊपर हमको 80C से 80U का डिडक्शन मिलता है, उसके बाद हमारा टैक्सेबल इनकम आता है और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी चार्ज होता है, ठीक है। Significance head of the income. Income chargeable under a particular head cannot charge in the other head. एक बार जिस हेड में इनकम चार्ज हो जाएगा उसी हेड में इनकम चार्ज होगा किसी अदर, यानी कि किसी दूसरे हेड में इनकम चार्ज नहीं होगा, ठीक है भैया। क्या डिफरेंस होता है हेड और सोर्स ऑफ इनकम में? अभी बताएं, दोबारा फिर से बताते हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनना। आप इनकम फ्रॉम सैलरी ले रहे हो, ठीक है, सैलरी के साथ साथ आपको मोटर कार फैसिलिटी मिल रहा है, ये भी सैलरी हेड के अंदर ही आएगा, बट इनकम कलेक्ट करने का सोर्स अलग तरीका का है। आप जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रहा है, साथ ही साथ सेल्स कमीशन मिल रहा है, कमीशन कहीं और से आ रहा है, आप सेल करवा रहे हो तब कमीशन आ रहा है, सोर्सेज अलग हैं इनकम आने का, बट याद रखना ये भी इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी काउंट होगा। जैसे कि हम एक और बात करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग जो है हमारा, ठीक है, वो हमारा है कैपिटल गेन। मैंने इस साल शेयर्स भी बेचा, शेयर्स बेच के पैसा है, ये भी एक सोर्स है। मैंने अपना घर बेचा, घर बेच के पैसा है, ये भी एक सोर्स है। दोनों अलग अलग सोर्स है, एक सोर्स है शेयर्स, ठीक है, और एक सोर्स है मेरा लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी यानी कि हाउस प्रॉपर्टी। बट ये दोनों सोर्स दोनों सोर्स एक ही हेड के अंदर आते हैं, जिस हेड का नाम है कैपिटल गेन। और एक एग्जांपल लीजिए आप, ठीक है, गैमलिंग, बेटिंग, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेस। आप लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर अभी तक पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करना, मैं आपको उसका भी चैप्टर लेकर के उसका भी वीडियो आपको दूंगा, ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भैया गैमलिंग, फैमिली पेंशन, क्या हुआ, गैमलिंग, फैमिली पेंशन, हॉर्स रेस, ये सब जो भी इनकम है, ये सारा का सारा इनकम किस में आता है? ये सारा अलग अलग सोर्स से आता है, एक ही हेड में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ठीक है भैया।
ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? अभी मैंने बोला हमारे पास टोटल 5 हेड है। कितना हेड है? जब पाँचों हेड का इनकम, अगर कोई एक पर्सन अगर मान लो पाँचों हेड से कमा रहा है, तो पाँचों हेड के इनकम को जब जोड़ दिया जाता है तो उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। ज़रा समझते हैं ग्रॉस टोटल इनकम को। सैलरी को जोड़ा, पीजीवीपी को जोड़ा, ठीक है, सैलरी को जोड़ा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को जोड़ा, पीजीवीपी को जोड़ा, कैपिटल गेन को जोड़ा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को। जब पाँचों हेड का इनकम को कंबाइन करते हैं, जो हमारे पास टोटल अमाउंट आता है, उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और भैया टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम को क्या कहते हैं? पाँचों हेड को जोड़े, ग्रॉस टोटल इनकम आए, ठीक है। जैसे कि मैं साइड में लिख रहा हूँ, सैलरी का इनकम जोड़ा, हाउस प्रॉपर्टी को जोड़ा, पीजीवीपी को जोड़ा, ठीक है। उसके बाद मैंने कैपिटल गेन को जोड़ा, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को जोड़ा, इन पाँचों हेड का इनकम को जोड़ा, इसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। जब इसमें से हम लोग डिडक्शन माइनस कर देंगे, जो कि 80C से 80U तक है, जब डिडक्शन माइनस कर देंगे जो आएगा वो हो जाएगा मेरा टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम। कोई दिक्कत है? अब आता है भैया कैजुअल इनकम किसको कहते हैं? वो इनकम जिसमें मेहनत कम नसीब ज़्यादा लगता है। कैजुअल इनकम जिसमें मेहनत कम और नसीब ज़्यादा लगता है, ठीक है। लॉटरी, क्विज, गेम शो, हॉर्स रेस, कैमल रेस, दीज आर फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इनकम फ्रॉम कैजुअल इनकम। इट इज़ अ सोर्स। कैजुअल इनकम एक सोर्स है, हेड नहीं है। और कैजुअल इनकम किस हेड में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में आता है। अच्छा, कुछ इनकम जिसको कैजुअल इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसमें भी कुछ खास मेहनत नहीं है, बट कैजुअल इनकम ट्रीट नहीं किया जाएगा, जैसे कैपिटल गेन, ये कैजुअल इनकम नहीं है। दूसरा, एनी रिसिप्ट अराइज फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ, आप बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, ये आपका कैजुअल इनकम नहीं है। एनी रिसिप्ट मेक एडिशन रेम्यूनरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को मान लो बोनस मिलता है, ये सब मेहनत का कमाई है, ये सब नसीब का खेल नहीं है। चलो चैप्टर 2 भी हमारा हो गया। चैप्टर 3, और ये बहुत छोटा में मैंने एक ही क्वेश्चन इसमें ढूंढा है और जो इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है भैया? मेंशन एनी 5, केवल 5 बता दो, केवल 5 ऐसा इनकम बता दो जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अब भैया सबसे पहला इनकम जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा वो है एग्रीकल्चर इनकम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के जितना भी इनकम है सारी इनकम पर टैक्स लगेगा। दूसरा, सम रिसीव्ड बाय ए मेंबर ऑफ HUF। क्यों भैया? HUF में एक हेड होता है जिसका नाम होता है कर्ता। कर्ता ने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया, तो जो बाकी के लोग हैं जब उनको इनकम मिल रहा है तो टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है, तो दोबारा उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, ठीक है। शेयर ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप, भैया पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट अर्न होगा तो टैक्स तो देना पड़ेगा ना। हाँ, पार्टनरशिप फर्म टैक्स भरेगा, बट जब टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जब वो पार्टनर्स के हाथ में एज ए रेम्यूनरेशन मिलेगा, एज ए प्रॉफिट मिलेगा, तो फिर वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा। फिर हमारा अलायंस और परक्यूजिट आउटसाइड इंडिया, कोई भी अलायंस, कोई भी परक्यूजिट जो आपको इंडिया के बाहर मिल रहा है, दूसरे गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा है, दूसरे कंपनी के द्वारा मिल रहा है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। स्कॉलरशिप, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। एक चीज़ याद रखना, आपके पास एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसकी वीडियो चाहिए तो बताओ, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ। हम लोग लेके आएंगे उसके लिए आपको वीडियो, ठीक है। 5th सेमेस्टर का तो हमने स्टार्ट भी कर दिया है, अब जाके वीडियोस देखो। मैट्रिक्स चैप्टर, उसका वीडियोस आपको मिल जाएगा। फंक्शन नेक्स्ट वीडियो इस वीक या अगले वीक तक आपको प्रोवाइड होगा। हमारा ये यूट्यूब चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो बैक टू द नॉर्मल टॉपिक, और पहले जान लो भैया, एक होता है ट्रांसफ़र इनकम, एक होता है फैक्टर इनकम। गवर्नमेंट फैक्टर इनकम पे टैक्स लेती है। फैक्टर इनकम मतलब क्या है? लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, मैंने मेहनत किया और पैसा कमाया तब गवर्नमेंट टैक्स लगी। स्कॉलरशिप एक ट्रांसफ़र इनकम है, किसी पर्सन ने किसी पर्सन को स्कॉलरशिप दिया, ठीक है। मान लो भारत सरकार ने मुझे आगे फर्दर पढ़ाई, फर्दर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दिया, उसके लिए मैंने मेहनत नहीं किया, भैया तब तो कैजुअल इनकम हो गया ना? नहीं,
वो मुझे जो इनकम दे रहे हैं वो मुझे आगे खर्च करना अपने फ्यूचर पढ़ाई के लिए, तो वो हमारा हुआ स्कॉलरशिप, वो एक ट्रांसफ़र इनकम है। ट्रांसफ़र इनकम पे कभी भी टैक्स नहीं लगता है। वाह, अब आ गया हमारे चैप्टर 4। देख रहे हो थ्योरी कितना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा, और आप इस थ्योरी को इग्नोर करके जा रहे थे। बस बने रहो, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर 4 को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। भैया कैजुअल इनकम किसको कहते हैं? भैया कैजुअल इनकम किसको कहते हैं? बार बार मैं बोलता हूँ, मेहनत कम नसीब ज़्यादा, दिस इज़ कॉल्ड कैजुअल इनकम। क्या बोला? मेहनत कम नसीब ज़्यादा, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम, ठीक है। अभी हम लोग पढ़े और इसका फिर से बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ मैं। गैमलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेस, कैमल, दिस ऑल आर एग्जांपल। इन सारी इनकम पे 30% टैक्स लगता है। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना लगता है? 20%। भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? याद रखना, अगर मैं किसी एसेट्स को, किसी कैपिटल एसेट्स को, अब भैया कैपिटल एसेट्स क्या होता है, उसके लिए कैपिटल गेन का वीडियो जा करके देखना, बहुत जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा। किसी भी कैपिटल एसेट्स लाइक सोना, चांदी, घर, ठीक है, शेयर्स को जब बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करके हम लोग बेचते हैं, तो उससे जो भी इनकम आता है उसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसके ऊपर 20% लगता है। बाकी जो भी इनकम होता है वो स्लैब रेट पे लगता है। इन स्लैब रेट पे लगने से पहले आपको जानना पड़ेगा, अगर आपका एज अप टू 60 ईयर है तो आपका स्लैब रेट अलग होगा। अगर आपका एज, ठीक है, 60 अबव, ठीक है, अगर आपका एज 60 से लेकर के, जस्ट अ सेकेंड, अगर आपका एज बिलो 60 है तो आपका अलग टैक्स रेट होगा, अबव 60 है तो अलग टैक्स रेट होगा, ठीक है। और आपका एज अगर अबव 80 है तो अलग टैक्स होगा, ठीक है। सबसे पहले 60, तो भैया मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? 60 साल तो नहीं है एज, तो मैं बिलो 60 का कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। अगर मेरा इनकम पहला 2.5 लाख है तो 2.5 लाख पे 1 भी रुपया नहीं लगेगा। फिर अगर मेरा इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है बट 5 लाख तक है तो मेरा इनकम पे मात्र 5% टैक्स लगेगा। और अगर मेरा इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है तो 12,500 प्लस 20% 5 लाख का, बात समझ में आया? तो नेक्स्ट, अगर मेरा इनकम 10 लाख से ऊपर है, कितना है? 10 लाख से ऊपर है, तो मेरे इनकम पे 30% लगेगा और साथ ही साथ 1,12,500। भैया एक बार ज़रा इसको क्लियर कर दो। ज़रूर क्लियर होगा सर, ज़रा देखो आप। एक इंसान का इनकम है 12 लाख, पहला इनकम 2.5 लाख, नो टैक्स। नेक्स्ट इनकम 2.5 लाख, 5% टैक्स। 12 लाख इनकम, 2.5 लाख माफ़ हो गया, 2.5 लाख पे 5% लगा। उसके बाद उसका 5 लाख तक के इनकम पे 20% टैक्स। फिर उसका बचा हुआ 2 लाख पे कितना? 2 लाख पे 30% टैक्स। इस तरह से होगा, कोई दिक्कत? सर अगर मान लीजिए उस इंसान का इनकम 8 लाख होता तो 2.5 लाख तक नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, तो टोटल इनकम था 8 लाख, जिसमें से पहला 2.5 लाख नील हो गया। नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, मतलब 2.5 5 लाख माइनस करो, बचा कितना? 8 लाख से 5 लाख गया तो 3 लाख। 3 लाख पे 20%, कोई दिक्कत है? तो भैया पहला आप इनकम को देख लो, 2.5 लाख माफ, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख 5%, ठीक है। ऐसे गलत मत समझना कि भैया 10% बोल रहे थे क्या। फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखो वीडियो को। अगर आपका इनकम 10 लाख तक है तो पहला 2.5 लाख माफ, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, उसके नेक्स्ट 5 लाख का जो इनकम होगा उसमें जितना भी आपका बैलेंस अमाउंट हो, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, उसके ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा। और अगर आपका इनकम उससे ज़्यादा होता है तो फिर आपको
30%। ये किसके लिए है? ये उनके लिए जिनका एज 60 साल से कम है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका एज 60 साल से ज़्यादा है बट 80 साल से कम है तो आपका इनकम 3 लाख तक माफ़ होगा और बाद का 2 लाख पे 5% उसके बाद बिल्कुल सेम। मतलब भैया सुनो, एक x से एक y है, x का एज है 49 और y का एज है 69। मतलब एक का एज 60 से कम है, एक का एज 60 से ज़्यादा है। तो जिसका एज 60 से कम है उसको 2.5 लाख तक पे टैक्स नहीं देना है, जिसका एज ज़्यादा है उसको 3 लाख तक पे टैक्स देना है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर? सुनो, x और y 2 पर्सन है, x और y 2 पर्सन है। ठीक है, x का एज 49 है, y का एज 69 है। x को 2.5 लाख तक पे टैक्स नहीं देना है, y को 3 लाख तक पे टैक्स नहीं देना है। x को 2.5 लाख के बाद अगर इनकम होता है तो 5%। ठीक है, और y को 3 लाख के बाद अगर इनकम होता है तो 5%। उसके बाद कॉमन है 5, 20, 30। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, फिर से रिपीट करूँ, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक बार इस लाइन को रिवाइंड करके देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर आपका इनकम 80 साल से ज़्यादा है तो आपके ऊपर टैक्स, अगर आपका एज 80 साल से ज़्यादा है तो आपका 5 लाख तक पे टैक्स लगेगा ही नहीं। उसके 20%, उसका 30%। भैया एक सम्स हो जाता ना तो मैटर मतलब बात बन जाता। आओ एक सम्स देख लेते हैं। सपोज़ करो किसी इंसान का टैक्सेबल इनकम, आप स्क्रीन पे देखते चलो और क्लियर हो जाएगा। किसी इंसान का टैक्सेबल इनकम, ठीक है, कितना है? सपोज करके चलते हैं 12 लाख रुपया। अब पहले सोचते हैं उसका एज बिलो 60 है तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा। देखो 12 लाख है ना, तो पहला उसका अप टू 2.5 लाख तो आप नील कर दो। नेक्स्ट 2.5 लाख जो है उस पर 5% यानी कि 12,500। ठीक है, फिर जो उसका नेक्स्ट 5 लाख इनकम है उसके ऊपर उसका लग जाएगा 20% यानी कि 1 लाख रुपए का टैक्स। और फिर जो उसका 2 लाख बचता है उस 2 लाख के ऊपर 30% यानी कि 60,000 रुपये टैक्स बनता है। कोई दिक्कत? अगर उसका एज ठीक है 60 से ज़्यादा है तो उसका अप टू 3 लाख के ऊपर टैक्स बनेगा नील। कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। 2 लाख को उसको देना पड़ेगा 5% जो कि होता है 10,000 रुपया। फिर उसको 5 लाख पे देना पड़ेगा 20% जो कि होता है 1 लाख रुपया। और फिर उसको बचा हुआ 2 लाख पे देना पड़ेगा 30% जो कि होता है 60,000 रुपया। मतलब एक सेम इनकम बट एज की वजह से एक इंसान को देना पड़ा है 1,72,500 और एक इंसान को देना पड़ा है 1,70,000। और अगर मज़ा आ जाएगा इफ़ अगर एज उनका एवव 80 हुआ तो क्या हुआ? एवव 80। अगर 80 से ज़्यादा एज है तो अप टू 5 लाख तक नील, 5 लाख तक इनका माफ़। नेक्स्ट बचा 5 लाख पे 10% यानी कि 1 लाख। ठीक है, उसके बाद बचा 2 लाख पे 30% यानी कि 60,000। ठीक है, तो टोटल हो गया है 1,60,000। कोई दिक्कत है? तो ये बात समझ लो क्लियर। हम लोग जब एग्रीकल्चर का चैप्टर करेंगे तो उसमें हमारे सामने सम्स भी आएगा, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि एग्जम्पशन लिमिट अगर आपका एज 60 से कम है, एग्जम्पशन लिमिट अगर आपका एज 60 से कम है तो केवल 2.5 लाख है। अगर 60 से ज़्यादा है बट 80 से कम है तो 3 लाख है। और 80 से ज़्यादा हो के कितना ही ना एज हो आपका, कितना भी एज हो, बट 5 लाख तक एग्जम्प्ट है। ठीक है, देख एक चीज़ है जिसका नाम है रीबेट जो अंडर सेक्शन 87A में आता है। ये रीबेट क्या है भैया? अगर आपका इनकम 5 लाख तक है
तो आपको मैक्सिमम रिबेट मिलेगा 12,500 का, मतलब जो भी टैक्स लाइबिलिटी आएगा और 12,500 विच एवर इज लोअर वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा एज पर 87A। इसको हम लोग कहते हैं रिबेट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कोई एज मैटर नहीं करता, बस आपका इनकम 5 लाख होना चाहिए। तो एक चीज़ ज़रा सोचो, जिनका एज 80+ है उनको तो ऑलरेडी 5 लाख तक पे माफ़ है, तो उनके लिए तो रिबेट रहा नहीं। बस ना, तो रिबेट जनरली किसके लिए, जिनका एज 80 से कम है। अब आता है सरचार्ज। अगर 50 लाख तक कमाते हो सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर 50 लाख से 1 करोड़ कमाते हो तब 10% लगेगा। अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक कमाते हो तो 15% लगेगा। 2 करोड़ से 5 करोड़ कमाते हो तो 25% लगेगा। अब 5 करोड़ से ज़्यादा कमाते हो तो 37%। लेकिन ऑफ व्हाट, आफ्टर टैक्स और रीबेट, मतलब टैक्स से रीबेट अगर माइनस होगा, हालांकि माइनस तो होगा नहीं क्योंकि रीबेट तो केवल उनको मिलता है जिनका इनकम 5 लाख, और सरचार्ज तब लगता है जब आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो। तो भैया एक चीज़ समझो, रीबेट और सरचार्ज कभी भी एक संग आ ही नहीं सकता है। या तो रीबेट आएगा या तो सरचार्ज आएगा, या तो दोनों ना आए, क्योंकि रीबेट के लिए 5 लाख होना ज़रूरी है। इनकम तभी मिलेगा रीबेट, और सरचार्ज तभी लगेगा, तभी आपके ऊपर इम्पोज होगा जब 50 लाख से आपका इनकम ज़्यादा होगा। अच्छा, हेल्थ एंड एजुकेशन फीस आपको याद रखना पड़ेगा 4%, ठीक है। ये कंपलसरी सबको देना पड़ता है, हर बार फिक्स है। अब राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। मान लो किसी इंसान का इनकम आ रहा है, ठीक है, 41,645, तो लास्ट का उसका डिजिट 0 कर दिया जाएगा, यानी कि 41,650 कर दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान के इनकम आ रहा है 41,644.98, तो उसका इनकम कर दिया जाएगा 41,640। बिल्कुल हम लोग जैसे कि मैथ में सीखे हैं, अगर 5 से ज़्यादा होता है, 0.5 से ज़्यादा, ठीक है, तो अगर 5 से ज़्यादा है तो उसको आप कंप्लीट आगे बढ़ा दो, और अगर 5 से कम है लास्ट वाला नंबर, ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा है तो उसको बढ़ा दो, जैसे कि आपके 45 था तो 50 हो गया, और अगर 5 से कम है तो उसको एक पीछे लेके आ जाओ, यानी कि 40 कर दो। बात समझा? तो अगर एक इंसान का इनकम है 4,642 रुपया तो 42, ठीक है, तो उसको 40 में कन्वर्ट करो, 42 को 40 में कन्वर्ट करो। लेकिन एक इंसान का इनकम है 12,647 रुपया, मतलब 5 से ज़्यादा है, 47 है, तो उसको 50 में कन्वर्ट करो, ठीक है। चलो, सारे एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, टैक्स लायबिलिटी में भी राउंडिंग ऑफ होता है, उसका अलग सेक्शन है 288B। अब हम लोग का चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि नेक्स्ट डे होगा, आज नहीं होगा, वो है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब हम लोग का मात्र 2 चैप्टर थ्योरी में बच गया, एक बचा हम लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस और एक बचा हम लोग का एग्रीकल्चर इनकम। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप सब वीडियो एंजॉय किए, वीडियो को बार बार प्ले करें, बार बार देखें, कहीं दिक्कत होता कमेंट करें, मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा। इंस्टाग्राम पे हमसे कनेक्ट करें, ट्विटर पे हमसे कनेक्ट करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप वहाँ मैसेज करें, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिलेगा वॉइस नोट के माध्यम से। जैसे भी आप लोग को पूरा फ्री हैंड होल्डिंग सपोर्ट हमारे द्वारा, हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। जम के तैयारी करें, अब एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, और मेक श्योर खुद भी थ्योरी वीडियो देखें और अपने सारे फ्रेंड्स को भी रेफ़र करें थ्योरी वीडियो देखने के। बहुत सारे बच्चे थ्योरी वीडियो इग्नोर करके जाते हैं, कृपया इग्नोर करके ना जाएं, ठीक है। ये बड़े भाई होने के नाते मेरा पर्सनल आप लोगों के लिए सजेशन है, ठीक है। बिकॉज मार्क्स डजंट मैटर फॉर लॉन्ग टर्म, योर नॉलेज आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, तब तक के लिए बाय बाय।